क्वेश्चन से देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। पर्णपाती वन वैसे वृक्ष को कहते हैं कि ये गर्मी में अपना पत्ता झाड़ देता है, गर्मी का जब सीजन होता है तो अपना पत्ता झाड़ देता है, बाकी जो आपकी वर्षा ऋतु जब प्रारंभ होती है तो फिर से हरा भरा हो जाती है। उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन होते हैं वो वैसी जगह पे होते हैं जहां पे 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक, हाँ, 100 से 200 सेंटीमीटर जहां वर्षा होगी वहीं पे आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति। ठीक है, तो ये सागौन हो जाएगा। ठीक है ना, सागौन का नाम है, आप शीशम का नाम ले सकते हैं, चंदन का नाम ले सकते हैं, आंवला का नाम ले सकते हैं। ठीक है, साल वृक्ष का नाम हो सकता है। ये सारे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं। अरे आप अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइएगा, जहां पे देखिएगा कि कभी उसका पत्ता झड़ जाता है और कभी आ जाता है पूरा पत्ता, वही पर्णपाती वन हो गया। भारत में पर्णपाती वन की अगर चीजें देखा जाए तो उड़ीसा में पाया जाता, आपका वेस्टर्न घाट के पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि वर्षा भी इसके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है, ठीक, उसके बाद अगर सदाबहार वन की बात अगर किया जाए तो सदाबहार वन जो है ज्यादातर आपका इक्वेटोरियल रीजन में आपको पाया जाएगा, जहां पे वर्षा वगैरह हर टाइम हो, तभी तो वो हरा भरा रहेगा। इसीलिए अमेजन रेन फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, अमेजन रेन फॉरेस्ट जो होती है वो एक पृथ्वी का फेफड़ा कहलाता है। कहा जाता है कि पृथ्वी का 21% ऑक्सीजन का निर्माण अमेजन रेन फॉरेस्ट से ही होता है। उसके बाद दूसरी बात है, देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो रबड़ है, ये रबड़ का पौधा, रबड़ का जो ये पौधा है, इसके बारे में एक चीजें आपको ध्यान में रखना। अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए रबड़ के पौधे की खोज सबसे पहले कहाँ पे हुई, रबड़ के पौधे की खोज सबसे पहले कहां पे हुई, तो याद में रखना है अमेजन रेन फॉरेस्ट से ही हुई है। अमेजन रेन फॉरेस्ट से, अमेजन रेन फॉरेस्ट से ही हुई है। यह भी चीजें ध्यान में रखना, सबसे पहले रबड़ के पौधे का खोज किया गया। दूसरी चीजें अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि अमेजन रेन फॉरेस्ट कहां पे है, ये आपके कहां पे है, अमेजन रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में, ये जो है आपका कहाँ पे है, तो साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में। ठीक है, साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में भी अगर इसका विस्तार अगर पूछे तो सबसे ज्यादा ब्राजील में है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा ब्राजील में है, पेरू में है, ये सब में। दूसरी चीज है अमेजन नदी भी है एक, आपको पता है ना, अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी, चौड़ी, जो सबसे ज्यादा अपने अंदर पानी समाहित रखती है, लेकिन सेकेंड नंबर की सबसे लंबी नदी हो जाएगा। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है ये, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये चीजें हो गया। अब एक बार और क्वेश्चन से याद रखना है, जैसे कि आपको पता है कि अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कौन सा है, हिमालय, माउंट एवरेस्ट चोटी है सबसे ऊंची। मैंने श्रृंखला पूछा कि भारत में ही नहीं, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, हिमालय। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, एंडीज माउंटेन रेंज, तो याद में रखना है कि ये जो आप ध्यान में रखना है कि आपका जो एंडीज माउंटेन रेंज है, माउंटेन रेंज एंडीज माउंटेन रेंज, मतलब कि एंडीज माउंटेन से ही आपकी अमेजन नदी का उद्गम होता है। एंडीज माउंटेन रेंज जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि अच्छा ये जो है सिर्फ और सिर्फ साउथ अमेरिका में ही है फैला हुआ, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए हिमालय कितने देश में फैला हुआ है, भारत, नेपाल, भूटान, ठीक है ना, ध्यान में रखना है। उधर आपका पाकिस्तान वाला भी क्षेत्र में है,
अफगानिस्तान में भी है थोड़ा सा फैला हुआ, तो ये सब जो है आपको ध्यान में रखना। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन, अच्छा नील नदी कहाँ है? अफ्रीका में है। नील नदी आपका अफ्रीका में है। अमेजन नदी आपका कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में है। ठीक है, अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी, नील नदी सबसे लंबी नदी। ठीक है, एंडीज माउंटेन रेंज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। ठीक है, और हिमालय माउंटेन रेंज विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। यानी कि विश्व में जो सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं वो हिमालय से ही संबंधित है। ठीक है, तो ये भी चीजें आपको ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन से देखिए, आपके सीजीएल में पॉलिटी से हर दिन क्वेश्चन है। पॉलिटी, हाँ पॉलिटी से जो है क्वेश्चन ज्यादातर आपसे, मतलब 2-3 क्वेश्चन है पॉलिटी से, तो पॉलिटी आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ बोले हैं सर कि एक दिन में पॉलिटी खत्म 6 घंटा में, एक दिन में हिस्ट्री खत्म 6 घंटा में, एक दिन में ज्योग्राफी। हम सोच रहे हैं मतलब क्या करना है ना, उसको शॉर्ट करना पड़ेगा। 6 घंटा में तो नहीं होगा खत्म, लेकिन जहां जहां से क्वेश्चन उठा, जैसे कि ज्यादातर पॉलिटी तो कोई बात नहीं है, पॉलिटी में आपका भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 से ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो वो तो ठीक है 6 घंटे में, लेकिन ज्योग्राफी वगैरह, इंडियन ज्योग्राफी कोशिश करेंगे कि 6 घंटा लगातार तो नहीं, 3-3 घंटा का मर्ज करके 6 घंटा का वीडियो मिलेगा। होगा। बता दिए, उसका पीपीटी तैयार कर, सर बोल ही रहे थे। हाँ स्टैटिक भी 6 घंटा का स्टैटिक भी है। सबसे डिफिकल्ट हमको स्टैटिक ही लगता है। स्टैटिक वाला में क्या है, हमें खुद याद करना पड़ेगा, क्योंकि उसको देखना पड़ेगा ना, कॉन्सेप्ट वाली चीजें सारा चीजें ठीक है, लेकिन स्टैटिक हमें भी रटना पड़ेगा, कोई कैसे बता देगा इसे। अब यहाँ पे देखिए, हम MS पावर पॉइंट में स्लाइड में टेक्स्ट कैसे जोड़ सकते हैं? टेक्स्ट बॉक्स में। ठीक है ना, किस में जोड़ सकते हैं? टेक्स्ट बॉक्स में। कंप्यूटर से भी क्वेश्चंस आपका पूछा जा रहा है, ज्यादातर MS पावर पॉइंट के ही बारे में क्वेश्चंस आया है। ठीक है, खैर आप लोग सीजीएल के स्टूडेंट हैं तो ये सब तो पता ही होगा। AR रहमान के बारे में देखिए क्या लिखा गया है। AR रहमान ने माइकल जैक्सन बोला था कि हम 155 साल तक जिएंगे, लेकिन मर गया 85 साल में। इसीलिए कभी भी ज्यादा नहीं महत्वाकांक्षी होना चाहिए। ये अपने लिए इतना पैसा कमाया कि अपने अंदर में 15 डॉक्टर को रखता था, खाना इसका 10 बार चेक होता था तब खाता था, और ये अपने बॉडी का इतनी बार सर्जरी करवा लिया कि इसी में इसकी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, बाद में फिर इसको हार्ट अटैक से ये इसकी डेथ हो गई। माइकल जैक्सन। AR रहमान ने, माइकल जैक्सन 6-7 गो भाई था, के साथ निम्नलिखित में से कौन सा संगीत एल्बम रिकॉर्ड किया? एकम सत्यम, यू आर माई डेस्टिनी, द ऑर्कल, इन्फिनिटी लव। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, AR रहमान हमारे भारतीय ये गायक है, कंपोजिटर, जिसको कंपोज जो गाना को करता है, जो गाना को सजाता है। ठीक, जैसे गाना कोई लिख दिया फिर उसको कंपोज जो करता है, तो कंपोजर, मेन कंपोजर AR रहमान जी जो है मेन कंपोजर भी है। इनको पद्म भूषण भी मिला हुआ है, और जिसने माइकल जैक्सन इनको मिलने के लिए बुलाया था, तो इन्होंने माइकल जैक्सन के बुलावा को भी ठुकराया था कि हम तुमसे नहीं मिलेंगे, मतलब इतने ये ताकतवर इंसान है। ठीक है, तो माइकल जैक्सन एक अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती थी। इन्होंने यू आर माई डेस्टिनी जो गाना हुई थी उसमें उन्होंने कंपोज किया था माइकल जैक्सन के साथ। ठीक है, तो AR रहमान के बारे में एक चीजें लिख लीजिएगा कि AR जो 2010 में भारत में उसे पद्म भूषण मिला है, हाँ ऑस्कर भी मिला है। लिखिएगा AR रहमान को, AR रहमान को भारत सरकार ने 2010 में पद्म भूषण देकर सम्मानित किया, पद्म भूषण देकर सम्मानित किया, पद्म भूषण देके सम्मानित किया, पद्म भूषण देके सम्मानित किया, तथा 1997 में, तथा 1997 में AR रहमान ने वंदे मातरम गीत
की भी, वंदे मातरम गीत की भी, वंदे मातरम गीत की भी कंपोजिशन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कंपोजिशन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखिए पद्म भूषण, अच्छा उसी दिन हम बताए थे कि पद्म पुरस्कार कितने श्रेणी में मिलता है? 3 श्रेणी में। कितने श्रेणी में? 3 श्रेणी में। पहला कौन? पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण, तीसरा पद्मश्री। इस बार टोटल कितने लोगों को मिला है पुरस्कार? 132 लोगों को। कितने लोगों को? 132 लोगों को। पद्म भूषण कितने लोगों को मिला? 17 लोगों को। 17 लोगों को। और पद्म विभूषण 5 लोगों को। और जितना बच गया दोनों मिला के उतना को पद्मश्री मिला है। ठीक है ना? तो ये भी चीजें आपको ध्यान में रखना। हो सके आपसे पूछ देगा भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? 3 व्यक्ति थे। नेहरू जी नहीं थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और तीसरे नंबर पे थे आपके सीवी रमन। 3 ऐसे व्यक्ति थे जिनको सबसे पहली बार भारत रत्न दिया गया। इस बार पहले 2024 से पहले मात्र और मात्र अधिकतम 3 लोगों को ही भारत रत्न दिया जाता था, लेकिन 2024 में टोटल 5 लोग को भारत रत्न मिला। नाम याद में रखिए, छांटने के लिए दे सकता है। सबसे पहला लाल कृष्ण आडवाणी, दूसरा में आपके बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, तीसरे नंबर पे आपको मिला है पीवी नरसिम्हा राव, चौथे नंबर पे आपको मिला है स्वामीनाथन जी को जो एग्रीकल्चर से संबंधित है, और 5वें नंबर में मिला है चौधरी चरण सिंह को। ठीक है, तो 5 नाम याद में रखना है। छांटने के लिए देगा तो आप इधर उधर नहीं देखना है। ठीक है, तो भारत रत्न टोटल 5 लोगों को मिला है इस बार। ठीक है, नाम लिख लीजिए। 2024 में भारत रत्न कुल 2024 में भारत रत्न कुल 5 लोगों को मिला है। 5 लोगों को मिला है। नंबर 1 लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी। नंबर 2 एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन। 3 पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। नंबर 3 कर्पूरी ठाकुर, मतलब 4 कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर। नंबर 5 चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण। यही वो कर्पूरी ठाकुर है जिन्होंने 10th में आपका जो इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसका पासिंग भी हटा दिया। हाँ, मुजफ्फरपुर के हैं, समस्तीपुर के हैं। बहुत अच्छे थे, इन्होंने जीवन में कभी भी हारा ही नहीं। कर्पूरी ठाकुर एक से एक हस्ती है बिहार में। अब पढ़िएगा हिस्ट्री तब ना, मैथ हिस्ट्री रीजनिंग पढ़ने से पता चलता है। हिस्ट्री पढ़िए तब बिहार की चीजें आपको समझ में आएगी। बिहार में कितना, कुम्हड़ार का नाम सुने हैं? कुम्हड़ार, कुम्हड़ार जो है पटना में, वहाँ पे वहाँ के बारे में चीनी यात्री ने भी विख्यात किया है। चीनी से जो आए थे लोग पढ़ने के लिए, उन्होंने कुम्हड़ार के बारे में एक बहुत अच्छा चीज लिखा था। मतलब पूरा हमारा पाटलिपुत्र एक समय था 4 चांद लगा हुआ था, अभी भले ही थोड़ा गड़बड़ा गया है। मणिपुर के पूर्व केंद्रीय मंत्री को पिछले 4 दशकों में सार्वजनिक मामलों में उनके योगदान के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये आपके थे ये थौना ओजम चाओबा, ये मणिपुर के ही थे जिनको सार्वजनिक, खैर ये पूछेगा नहीं क्योंकि 2023 का ही। देखिएगा एक बार और, पीआईबी पे ना, पीआईबी एक एप्लीकेशन है या फिर एक भारत सरकार का ये मतलब कि ये है पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो करके एक वेबसाइट है।
उसमें आप लोग क्या करना है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जो 2024 में मिला उसका पूरा लिस्ट दिया गया है। हमने इसलिए कह रहे हैं कि पद्मश्री का एग्जैक्टली नाम पूछा है, आपको पता होगा तभी तो छांटिएगा। जाइएगा 110 को देख लीजिएगा एक बार, 132 लोग, ठीक है। तो कम से कम पद्म भूषण और पद्म विभूषण वाला को एक बार जरूर पढ़िएगा, पद्मश्री वाले को एक बार पढ़ लीजिएगा एक बार, हो सके 4 ऑप्शन में एक आध को तुक्का लग गया, सही हो गया तो हाँ। जैसे कि कहीं के मुख्यमंत्री कोई है, कहीं के कोई प्रधानमंत्री है, या कोई सार्वजनिक काम के, जैसे कि पिछले बार पद्म भूषण जो मिला था मुलायम सिंह यादव को मिला था, वो एक हस्ती थी। रामविलास पासवान जी को मिला था, वो एक हस्ती है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोगों को जो है याद रख लेना है ताकि चीजें आप कर पाइए। थॉमस कप किससे संबंधित है, महिला बैडमिंटन से। थॉमस कप आपका महिला बैडमिंटन से संबंधित है, यह भी चीजें आपको ध्यान में रखना। थॉमस कप महिला बैडमिंटन से, ये तो हो गया इधर वाला देख। यहाँ पे देखिए, आज भी देखिए पूछा गया है, डेली एक एक क्वेश्चन, पॉलिटी से 2 क्वेश्चन रहता है, आज 2 क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन से देखिए क्या कह रहा है, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। भाग 3, भाग 1, भाग 2, भाग 2। भाग 2 जो है आपका किससे संबंधित है, नागरिकता से। अनुच्छेद की बात करें तो 5 से 11। भाग 4 किससे संबंधित है, देखिए भाग 4 आपका जो है, भाग 4 का ए डीपीएसपी तो है, ये मौलिक कर्तव्य से भी संबंधित है, ठीक है। तो याद में रखना है कि भाग 4 की अगर बात किया तो भाग 4 के ए में आपका मौलिक कर्तव्य का भी चर्चा है। मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखो यहाँ पे भाग 1, भारत एक राज्यों का संघ है। भाग 1 में चर्चा है, भाग 1 में चर्चा है कि भारत एक राज्यों का संघ है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि भारत की जो राज्य है वो संघ से अलग नहीं हो सकता है, भारत एक राज्यों का संघ है, ठीक है ना। और 1 से लेके कितने तक याद में रखना, 4 तक आपका किससे संबंधित है, इसी संबंधित भाग 1 में ही मतलब कि दिया गया है। भाग 3 फंडामेंटल राइट से संबंधित है। भाग 3 जो है आपका फंडामेंटल किससे संबंधित है, राइट से संबंधित है। और इससे अनुच्छेद 12 से लेके 35 और भाग 3 को ही संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा, संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। FR यानी कि फंडामेंटल राइट लिए कहां से हैं आप, अमेरिका से। कहां से लिए, अमेरिका से। दूसरी बात है, मौलिक कर्तव्य आपने कहां से लिया है, रूस से, सोवियत संघ जिसे पहले बोलते थे, इसे लिए है। बाकी भारत जो है एक राज्यों का संघ है, भाग 1 में दिया गया 1 से 4 में। कहने का मतलब यही है कि भारत जो है एक राज्य का पूरा एक संघ है, राज्य जो है भारत से अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये भी चीजें आपको दिया गया। आगे क्वेश्चन यहाँ भी नीचे देख लीजिए, नीचे में देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया था। एक मूवी आप देखे थे, क्या नाम था उसमें जो आलिया भट्ट थी, कौन तो बाई करके एक मूवी था ना, हमें याद मतलब देखे थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को वैश्यावृत्ति वाला जो उसमें आया था चित्र जो दिया गया था, गंगूबाई मूवी देखे थे, गंगूबाई आलिया भट्ट वाला गंगूबाई देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की विवेकाधीन शक्ति के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यौन कार्य को पेशे के रूप में मान्यता दी है। कहने का मतलब ये है कि गंगूबाई मूवी जब आप देखे होंगे तो गंगूबाई मूवी में वेश्यावृत्ति को प्रदर्शित किया गया है। उसमें कहना ये है कि अगर कोई भी औरत वेश्यावृत्ति करती है तो ऐसा नहीं कि शौक से करती है, ठीक है ना, या तो अपना भरण पोषण के लिए ही करती है, उसको मजबूरी होती है करना। तो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के यही DY चंद्रचूड़ ही दिए थे कि जिस प्रकार से ही एक टीचर का प्रोफेशन है पढ़ाना, जिस प्रकार से कि एक डॉक्टर का काम है डॉक्टर का काम करना, उसी प्रकार से क्योंकि
हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में हर एक भारतीय को एक जो है स्वस्थ पूर्ण अधिकार है जीवन जीने का। तो क्योंकि वेश्या भी हमारे देश की नागरिक है और वह मजबूरीवश वेश्यावृत्ति कर रही है, तो उसे भी एक प्रोफेशन का दर्जा दिया जाए। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का यूज किया था, 142 का यूज किया था। ये उस टाइम वीडियो हम बनाए थे, मेरा पहला ऐसा वीडियो था जो 1 लाख आदमी देखा था। वेश्यावृत्ति पे मैंने बनाया था, वेश्यावृत्ति पे वीडियो बनाया 1 लाख एसके झा के पास। क्या बोले? यहाँ पे नहीं बनाया, अभी का थोड़ा, ये 2022 में आया है एसके झा के पास। वहां पे वीडियो मतलब क्लिप बोला था बनाने, तो हम उस टाइम वहां पे आए तो क्लिप बनाए थे। 1 लाख से मतलब ऊपर, मतलब इतना जल्दी ये वायरल हुआ था वीडियो तो हाँ ट्रेंडिंग। तो वेश्यावृत्ति को लेके यही चीजें याद में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के यौन कार्य को पेशे के रूप में मान्यता देना, ठीक है ना, यानी कि वेश्यावृत्ति जो काम होती है उनको एक प्रोफेशन का दर्जा देने का काम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अनुच्छेद 142 का यूज किया था, ठीक है ना, 142 का। और ये चीजें कहा गया कि अगर कोई, मान लीजिए अगर कोई पुरुष जाता है वहां पे, तो आप उसे हार्म नहीं पहुंचा सकते हैं, आप उसे अनलीगल तरीके से काम नहीं कर सकते हैं। आपका जो काम है वो करिए, बाकी आप उसे चोट होता है ना, मतलब कि चोट घाट नहीं पहुंचा सकते हैं। अगर ऐसा कोई काम होता है तो जो मतलब कि यौन से संबंधित जो महिलाएं हैं वो तुरंत में पुलिस को जाकर इंफॉर्मेशन दे सकती है और पुलिस उसको इज्जत के साथ मेडिकल करवा सकती है, मतलब कि मेडिकल जो हेल्प होती है वो करवा सकती है। और दूसरी बात है, वेश्यावृत्ति से संबंधित जो उनके बच्चे होंगे उनको जिस प्रकार से कि डॉक्टर के प्रोफेशन के बच्चे जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, एक अच्छे जीवन जीते हैं, तो उसको भी जीवन जीने का अधिकार है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था, बहुत बड़ा ये मतलब कि चीजें था जिसके चलते। और इसके पहले ही गंगूबाई आई थी, गंगूबाई मूवी इस जस्टिस के जस्ट पहले आई थी, तो सब कोई बोला था कि लगता है सरकार गंगूबाई से सीख लिया है कुछ। तो गंगूबाई हमको याद है, गंगूबाई देखे थे और उसके तुरंत बाद ये जस्टिस आई थी। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए क्या है कि स्थिर कीमतों पे राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है। किसी भी वर्ष की कीमतों पे अनुमानित आय अगले वर्ष की कीमतों की आधार वर्ष की कीमतों पर अनुमानित आय को स्थिर कीमतों पे राष्ट्रीय आय के लिए दिया। आधार वर्ष मतलब जो वर्ष अभी चल रही है उसके हिसाब से चीजें होती है। अब यहाँ पे देखिए दूसरी बात है, हम चीजें आपको दिखा रहे हैं कि जो जो चीजें आपको एकदम से देखना ही है, ठीक है, हम तो करवा देंगे, लेकिन अगर हमसे नहीं हो पाया बीच में, अगर कुछ अब कभी भारत बंद है कभी पाकिस्तान बंद है तो चीजें इधर आज भी हम नहीं आ रहे थे कि क्या पता गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक नृत्य का युग्म सही सुमेलित है। पंजाब में भांगड़ा होता है, बिल्कुल होता है, पंजाब में भांगड़ा होता है। अच्छा आपको ये बताना केरल में घूमर होता है, नहीं केरल में नहीं होता है। घूमर कहाँ होता है? घूमर आपका हरियाणा वगैरह में भी होता है, ठीक है, तो ये भी चीजें ध्यान में रखना। दूसरी बात है यहाँ पे कौन सा राज्य लोक नृत्य का सही सुमेलित युग में सही सुमेलित है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ओणम कहाँ पे होता है? गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता? महाराष्ट्र में। पोला कहाँ मनाया जाता? महाराष्ट्र में। बिहू असम में। सरहुल झारखंड में। लोसर सिक्किम में। लोसर कहाँ मनाया जाता? सिक्किम में मनाया जाता है। और हॉर्नबिल नागालैंड में। हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता? नागालैंड में मनाया जाता है। तो ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। स्वदेशी खेल गतका, स्वदेशी खेल जो है आपका गतका है। स्वदेशी खेल गतका की उत्पत्ति कहाँ से हुई? राजस्थान से हुई है। इसकी जो है राजस्थान से हुई है, राजस्थान से इसकी उत्पत्ति है। अच्छा अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर। भारत का ही नहीं विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सा? अरावली। अरावली का विस्तार भारत के कितने राज्यों में? 3 राज्यों में। कहाँ कहाँ? गुजरात, हरियाणा,
राजस्थान। और कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे इसका विस्तार है अरावली का? दिल्ली। कहां पे? दिल्ली। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जिसकी हाइट कितनी? 1722 मीटर। अच्छा, जैन का दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? राजस्थान में। किस पहाड़ी पे? आबू की पहाड़ी पे। किस पहाड़ी पे? आबू की पहाड़ी पे है, ठीक है ना। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास एलोरा की कैलाश मंदिर जो बनाया गया, ये राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाया गया है। ये राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाया गया है, यह भी चीजें ध्यान में रखना। देखिए एक बात और बता देते हैं, अगर आपसे अजंता, देखिए अजंता जो है, अजंता की पहाड़ियां भी है, अजंता की पहाड़ी, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए अजंता की पहाड़ी, एलोरा की पहाड़ी, एलोरा की पहाड़ी, ये सब अगर पूछ दे आपसे, या फिर आपसे बालाघाट पूछ दे, या फिर आपसे कलशुबाई पूछ दे, कलशुबाई पूछ दे, ठीक है ना, या फिर आपसे महाबलेश्वर पूछ दे, महाबलेश्वर, ये सब जो पर्वत है ये सब के सब महाराष्ट्र के पर्वत है, ठीक है ना। अजंता की पहाड़ी, एलोरा की पहाड़ी, बालाघाट, कलसुबाई, महाबलेश्वर जो है, त्र्यंबकेश्वर का भी नाम आपको ध्यान में रखना है। त्र्यंबकेश्वर, यहीं से निकलती है कौन? गोदावरी। त्र्यंबकेश्वर, गोदावरी निकलती है, जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अजंता, एलोरा, बालाघाट, कलसुबाई, महाबलेश्वर, त्र्यंबकेश्वर। कलसुबाई जो है महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, ये सब के सब महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। और अजंता की पहाड़ी, एलोरा की पहाड़ी में बहुत सारे गुफा बने हुए हैं जो कि बौद्ध जैन धर्म से भी संबंधित है, सब के सब महाराष्ट्र में है। अब यहाँ पे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन से देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? महात्मा गांधी के जन्मदिन पे। किसके जन्मदिन पे? महात्मा गांधी के जन्मदिन पे मनाए गए थे। अच्छा, कल ही हम क्वेश्चंस बताए थे आपसे। अच्छा ये बताइए, हरिजन संघ की स्थापना कब की गई थी? 1932 में। कल की चीजें हमने बताया था कि हरिजन संघ की स्थापना कब की गई थी? हरिजन संघ 1932 में की गई थी। अच्छा, आपको ये बताना है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट किया था? 1 अगस्त 1920 में। टोटल डेट याद में रखना है। असहयोग आंदोलन की बात अगर आ जाए आपसे, असहयोग आंदोलन का, तो इसका डेट है 1 अगस्त 1920। ध्यान में रखना है, असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा भारत में स्टार्ट किया गया प्रथम जन आंदोलन था। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रथम जन आंदोलन कौन था, तो यही था, गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया प्रथम जन आंदोलन। जन मतलब क्या होता है? बहुत लोगों ने मास मूवमेंट पे इस पे पार्टिसिपेट किया गया था, जन आंदोलन। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? हाँ, भारत छोड़ो अगर आंदोलन की बात अगर आ जाए तो ये आपका हुआ था 8 अगस्त को, 8 अगस्त 1920 ईस्वी को, 8 अगस्त 1920 में। हाँ 1942 में हुआ था। दूसरी बात है, अगर आपसे क्वेश्चंस आ जाएगा, अच्छा ये बताइए, करो और मरो का नारा गांधी जी ने कब किस में दिया था? इन्हीं में, 1942 में ही। दूसरी बात है, आपके ही राज्य के जो थे आपके जयप्रकाश नारायण जो जेल से भागे थे दीपावली के शुभ अवसर पे, वो इसी में पार्टिसिपेट करने के लिए, भारत छोड़ो आंदोलन में ही जो है पार्टिसिपेट करने के लिए जयप्रकाश नारायण जी भागे थे, जिसे आप लोक नायक की उपाधि दी है, लोक नायक जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना। तो ये चीजें हो गई। दूसरी बात है, गांधी जी कौन से जो है गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे? दूसरा, गांधी जी के द्वारा नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा कब से स्टार्ट हुई थी? 12 मार्च 1930 से, ठीक है, और 6 अप्रैल तक चला था। कितने किलोमीटर दूरी तय की थी? 240 मील की दूरी तय की थी। टोटल कितने लोगों के साथ वो निकले थे? 72 लोग से। दूसरी बात है, अगर क्वेश्चन आ जाए आपसे कि कहाँ से उन्होंने यात्रा स्टार्ट की थी? साबरमती से। कहाँ गए थे? दांडी कहाँ है? गुजरात में। दांडी कहाँ है? गुजरात में। वहां से उन्होंने क्या, एक मुट्ठी कानून, समुद्र के किनारे है ना गुजरात, वहां से एक मतलब कि नमक बनाया और बिना टैक्स दिए उसको तोड़ दिया। इसीलिए आज भी नमक पे टैक्स नहीं लगता ज्यादा, इसलिए नमक इतना सस्ता है, जो कि आपकी मूलभूत चीजें हैं जरूरत की, फिर भी उसका जो है रेट उतना ज्यादा नहीं है। अभी तो धीरे धीरे थोड़ा बहुत बढ़ा रहा है।
हाँ टाटा वाला बढ़ा दिया। क्या जरूरी है टाटा खाना? जब से पटना आए टाटा पाटा हो रहा है, घर में तो अभी भी वही नमक सब खाती है। हम जब घर में बोले कि टाटा नमक लो, ये सब क्या लेती है, बोले तुम ज्यादा इंग्लिश मत पढ़ो, यहाँ पे सब यही चल रहा है। कुछ मानते ही नहीं है, बोलेंगे बोलेंगे नहीं। वहाँ के लोग बीमार नहीं पड़ रहे, सबसे ज्यादा कोरोना डेंगू तो वही, यहीं पे हमको डेंगू भी हुआ, यहीं पे हमको टाइफाइड भी हुआ, घर में सब ठीक ठाक रहते हैं, जबकि खुद से ही सब काम करते हैं। फिर भी देश भक्ति गीत माँ तुझे सलाम के संगीत के कंपोजर ए.आर. रहमान जी थे। कौन थे? ए.आर. रहमान जी। देशभक्ति जो माँ तुझे सलाम जो संगीत हुई थी, इसकी रचना ए.आर. रहमान ने किए थे, कंपोजर भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है ना। अभी जस्ट आपको बताए थे कि पद्म भूषण इन्हें कब मिला? 2010 में। पद्म भूषण इनको कब मिला? 2010 में। वंदे मातरम जो आपकी गीत है, इसको कंपोजर करने का काम कब किए? 1997 ईस्वी में। कब किए हैं? 1997 ईस्वी में। ये जो है आपकी अलका याग्निक जो है, वो गाना सुनते सुनते उनका कान खराब हो गया, अब वो सुन नहीं पा रही हैं, इसीलिए ज्यादा ईयरफोन भी नहीं लगाना चाहिए। घर में तो अभी भी कोई कंपनी वंपनी नहीं चलता है, सब ठीक है, छोड़ो हटो। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस है। ब्रज उत्सव हर साल होली से कुछ दिन पहले फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में 2 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। यह किया जाता है राजस्थान में। कहाँ किया जाता है? राजस्थान में किया गया। ब्रज उत्सव जो होता है वो होली से कुछ दिन पहले मनाई जाती है, जो राजस्थान में, जिसे आप ब्रज उत्सव के नाम से जानते हैं। एक बात याद रखिएगा, पुष्कर मेला राजस्थान में, लेकिन पुष्कर उत्सव जम्मू कश्मीर में। पुष्कर मेला राजस्थान में, पुष्कर उत्सव जम्मू कश्मीर में लगता है। दोनों चीजें ध्यान में रखना। अच्छा, अगर आपसे राजस्थान के बारे में बोले, आपसे सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में। वेम्बनाड झील। अष्टमुड़ी झील कहाँ है? केरल में। उसके बाद लोकटक झील मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है? केबुला लामजाओ नेशनल पार्क। कौन सा? केबुला लामजाओ नेशनल पार्क है। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए, भारत का पहला वो कौन सा झील है जिसे रामसर स्थल के रूप में चुना गया? आया था बिहार पुलिस में क्वेश्चन। कांवड़ झील जो बेगूसराय में। वर्तमान में बिहार में कितने आपके रामसर साइट्स है? 3। उसी दिन न बोले थे, पहला कांवड़ झील, दूसरा नागी झील, तीसरा नकटी झील। 2 जमुई में और एक आपका बेगूसराय में है। भारत में टोटल कितने रामसर साइट्स है? 85। कितने हैं? अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता? 2 फरवरी को। कब मनाया जाता? 2 फरवरी। रामसर कन्वेंशन कब हुआ? 1971 में। कब हुआ? 1971 में। अच्छा ये बताइए, लोनार झील कहाँ है? चिल्का झील कहाँ है? पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र और तमिलनाडु दोनों में। आंध्र प्रदेश में 84% है, और उसके बाद आपके तमिलनाडु में उसका जो बचा हुआ परसेंटेज है। ठीक है ना। उसके बाद अगर कुछ दूसरा सबसे खारे पानी का भारत में झील आपका पुलिकट झील। पहला कौन है? अरे चिल्का झील पहला, भारत का सबसे बड़ा खारा पानी का झील चिल्का झील, और दूसरे नंबर पे कौन आता है? पुलिकट झील है। ठीक है ना। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि ज्वालामुखी के उद्गार से भारत में बना हुआ झील कौन सा है? लोनार झील। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है ना। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए पेरियार झील केरल में। केरल का वो कौन सी नदी है जिसे जीवन रेखा नदी के नाम से जाना जाता है? पेरियार नदी। ठीक है ना। वेम्बनाड हो गया, अष्टमुड़ी। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा ये लूनकरण झील राजस्थान में है। लूनकरण झील राजस्थान में। फतेह सागर झील राजस्थान में ही है। फतेह सागर भी वहीं पे है आपका। उसके बाद अगर अच्छा ये बताइए, चंद्रताल झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश में। मणिमहेश झील हिमाचल प्रदेश में। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में। रेणुका झील सबसे छोटा रामसर साइट से आता है भारत का। नैनीताल झील उत्तराखंड। देवताल झील उत्तराखंड। राकसताल झील उत्तराखंड में। रूपकुंड झील वही है। भारत की सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन सा है? वुलर झील जो कहाँ पे है?
जम्मू कश्मीर में, अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में, वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर में, मानस ढल झील वही है, ढल झील। ये सब एक बार याद कर लीजिएगा, एक दो क्वेश्चन झील से रहेगा। हाँ ठीक, फोटो खींच लेना। फोटो भी खींचते आपको याद नहीं रहता है, हम पूछते हैं कल ही वाला चीज, जो लिखते हैं याद नहीं रहे, फोटो खींच के जाएगा तो याद करें। काहे ले बेवकूफ बना रहे हैं हमको। फाउंडेशन भी आज ही से स्टार्ट था, पता नहीं भारत बंद है आज। फाउंडेशन अभी करना पड़ेगा धीरे धीरे, वो धीरे धीरे चलता है। आपको फोन कितना आता है भाई? तब बोलिए कि अच्छा ठीक है। आगे देखिए, भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित प्रसिद्ध योजनाओं में से एक है। इसे देश की बीमार बिजली वितरण कंपनियों को बचाने के उद्देश्य नवंबर 2015 में शुरू किया गया था। कौन सा? अच्छा, वन नेशन वन ग्रिड, किसका ये स्लोगन था? वन नेशन वन ग्रिड। ISO क्या होता है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA का जब हुआ था, जब उसका कन्वेंशन होता था, तो उसी का ये स्लोगन था, वन नेशन वन ग्रिड। ग्रिड समझते हैं, ग्लोब देखे हैं, ग्लोब में जो आछांसीय और देशांतरीय का जो एक जाल बना हुआ रहता है ना, उसी को ग्रिड बोला जाता है। जब हम कोचिंग में क्या, उसको ग्रिड बोला जाता है। हम जब गए थे जो ज्योग्राफी में, जब कोचिंग में पढ़ाने के लिए, तो हमसे यही पूछा था इंटरव्यू में, ग्रिड किसे कहते हैं? उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इस यही हो जाएगा। अरे तब डेमो होता है, क्वेश्चन पूछता है। आप पूछेगा आपसे कि कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है। हे हेलो, क्या हुआ? जाइए जाइए, मिल लीजिएगा। देखिए यहाँ पे नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किसने भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली है? देखिए, अभी इसमें जो सूचना आयुक्त हैं आपके, उसका नाम आपको ध्यान में रखना है कि सूचना आयुक्त कौन है। तो वो आपके हो जाएंगे, कौन है? श्री त्रिपुरारी शरण नाम आया था, श्री त्रिपुरारी शरण है। केंद्रीय सूचना आयोग जो होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ध्यान में रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा केंद्रीय सूचना, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि केंद्रीय सूचना आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति की अगर पूछ दे कि किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसमें ये जो है, यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, नहीं है, इसलिए संविधान में इसका चर्चा नहीं है। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, ठीक है ना। तो ये भी चीजें लिखना है कि यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय। गैर संवैधानिक निकाय को क्या बोलते हैं? जिसमें कि संविधान में चर्चा नहीं है। यह भी चीजें आपको क्या करना है, याद में रखना है, ठीक है ना। आगे क्या, कुछ इसमें ऐसा क्वेश्चंस दिया हुआ है ना। आगे देखिए क्या है। भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है बोल रहा है? तो यहाँ पे देखिए, गलत जो है ये है, देखिए यहाँ पे क्षेत्र अधिनियम का, यहाँ पे ये वाला जो है, भारत सरकार ने वर्ष 2011 में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा की नहीं, 2011 में नहीं की है, 2000 में ही की है, 2000 में ही कर दिया गया है, ठीक है ना। तो इसके अनुसार अगर आप एक वाला क्वेश्चन चुन लेते हैं, तो इसमें आंसर देख लीजिए, आपका देख लीजिए, 2 वाला सही है, तो इसमें 2 और 3 है, इसका मतलब ये देखिए 3 है, केवल 1 और 2, मतलब कि 2 वाला गलत है, तो इसे एलिमिनेशन चुनना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपका
क्या है यहाँ पे कि भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्रों में के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दो वाला गलत है एक। दूसरा में सेज नियमों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग अलग न्यूनतम भूमि की आवश्यकता का प्रावधान, ये वाला सही है। तो एक दो तो गलत ही है ना, दो और दो वाला और एक वाला सही है। देखिए तो क्षेत्र अधिनियम का एक मुख्य उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना, बिल्कुल ये वाला सही है। एक वाला जो है आपका सही है, एक वाला सही है। तो अब देखिए इसको एलिमिनेशन अगर हम करते हैं तो कैसे बनेगा? एक तो इसमें भी एक नहीं है, एक ठो ये, इसको तो ये नहीं होगा। अब केवल दो और तीन है। 3 नंबर देखिए, नियमों में ऐसी सेज की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग अलग न्यूनतम भूमि की आवश्यकता है, इसमें ये वाला आंसर हो जाएगा, ये भी सही है। आगे क्वेश्चन से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत में नहीं रहती है? कौन सी नहीं रहती है? संस्थाल मशाई नहीं रहती, संस्थाल गोंड धाड़ू रहता है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने, क्वेश्चंस को हम देखिए बताए थे उस दिन, इसको अगर थोड़ा सा समझिएगा तो आपको आ जाएगा। क्वेश्चंस देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक अध्याय शामिल करने की सिफारिश की थी और इस बात पर जोर दिया गया था कि नागरिकों को इस बात के प्रति भी जागरूक होना चाहिए कि अधिकारों का आनंद लेने के साथ उन्हें कुछ कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। स्वर्णश्री समिति उसी देख रहे हैं कि उसी चीज को घुमा के लिख दिया है। अगर आप उस एक चीज टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो उसी से घुमा के क्वेश्चन से दिया गया है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? स्वर्णश्री समिति 1976 में। इसीलिए 42वां संविधान संशोधन हुआ था और 42वां संविधान संशोधन के तहत आपके देश में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। आप नहीं लिखे, आप नहीं लिखे मौलिक कर्तव्य के बारे में, शायद आप नहीं आए थे, आप लिख लीजिए मौलिक कर्तव्य दे। पढ़े हैं? पढ़ लिए ना? ठीक है, पढ़ लिए तो फिर बात। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे क्या गया, भारत की पहली सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप कहाँ और कब आयोजित हुई? दिल्ली में 1973 ईस्वी में। ठीक है ना, दिल्ली 1973 में हुई है। हाँ, उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर जो है सबसे ज्यादा में, मतलब आरोही क्रम में बोलता है, व्यवस्थित करने आरोही मतलब पहले बड़ा फिर ऊपर से नीचे की ओर। तो बिहार तो होबे करेगा क्योंकि बिहार में ही सबसे ज्यादा है। तो ए, बी और सी। निम्न में से कौन से बृहस्पति का चंद्रमा नहीं है? टाइटन किसका है? शनि का है। ठीक है, बाकी यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो। गैनीमेड भी बृहस्पति का है जो सौर मंडल का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। ठीक है ना, टाइटन सौर मंडल का सबसे सेकेंड बड़ा सैटेलाइट, और ये किसका है? शनि का। शनि का सबसे बड़ा टाइटन और गैनीमेड बृहस्पति का सबसे बड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शेल में टेक्स्ट जो है अलाइनमेंट का एक ऑप्शन नहीं है? लेफ्ट, सेंटर, जस्टिफाइड, राइट। ये हमसे नहीं बना, आप लोग में किसी का आंसर है इसको? अच्छा, हॉर्स पावर शब्द का सबसे पहली बार यूज जेम्स वाट के द्वारा किया गया। ठीक है ना, ये भी चीजें हो गया, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। रीजनिंग हो गई, मैथ नहीं, इसलिए क्योंकि सस्पिशन में था कि होगा कि नहीं होगा। अरे सब खुला है, दुकान, होटल सब खुला है, हम आए नहीं रास्ता में। जैसे कि देखिए वो सब कोचिंग बंद कर दिया ना, तो जब बंद कर दिया तो सामने में है तो